सो हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में टेम्पेस्ट की समरी और कैरेक्टर स्केचेस के बारे में जान लिया है, तो आज हम जानेंगे इसमें जो भी चीज़ें बची हुई हैं ना, जैसे मेजर थीम्स या रिपीटेटिव लाइंस जो पूछी गई हैं कई बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं थीम्स के साथ। ठीक है? यस। पावर एंड कंट्रोल एक थीम तो ये है। पावर इसमें डिफरेंट डिफरेंट रूपों में दिखाई जाती है। पॉलिटिकल पावर, कैसे गद्दी छीन ली जाती है प्रोस्पेरो की। वहीं मैजिकल पावर, किस प्रकार से मैजिक के बलबूते पे वो आइलैंड के ऊपर राज करता है ना। कैलिवन को अपना गुलाम बना के रखता है ना। वो सोशल पावर ऐसे कि किस प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति जो कह सकते हैं दूसरे किंगडम का है, उसकी सहायता से एक राजा को या फिर एक ड्यूक को अपने पद से उतारा जाता है। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार की पावर इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है? तो जो पहली थीम हुई वो पावर एंड कंट्रोल। अब हम इसकी अगली थीम के ऊपर चलते हैं। इसकी जो अगली थीम है वो है फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। ठीक है? Unlike Shakespeare's tragedies, this play ends with forgiveness instead of revenge. जैसा कि जर्नली जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में हमें देखने को मिलता है, सामान्यतः कैरेक्टर्स रिवेंज के लिए तुले होते हैं, है ना, रिवेंज लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये ऐसा वाक है जिसमें रिवेंज ना लेते हुए जो इसका मेन लीड कैरेक्टर है प्रोस्पेरो, वो अपने भाई को क्षमा कर देता है ना। और वो व्यक्ति जिसने कहीं ना कहीं उसके भाई की मदद की थी प्रोस्पेरो को डीथ्रोन करवाने में, है ना, दोनों को माफ कर देता है और रिकंसिलिएशन कर लेता है। कुल मिला के फिर आपस में जो है बात करने लग जाते हैं, आपसी संबंध द्वारा जुड़। अगली जो थीम हो सकती है वो कॉलोनिज्म, है ना। अगली जो थीम हो सकती है वो कॉलोनियलिज्म, है ना। देखिए, रिटर्न ड्यूरिंग अर्ली एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन, कि जब इस वर्क को लिखा गया था तब रिसेंटली कह सकते हैं इंग्लिश पीपल जो कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन चल रहा था, है ना, ग्लोब के अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे, है ना, और फिर वहां जाके उनको कॉलोनाइज कर रहे थे, फिर उन कैसे न करके उन पर राज करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं मेजर कारण हो सकता है कि इस प्रकार का कैरेक्टर या इस प्रकार का वर्क शेक्सपियर ने से इन्फ्लुएंस होकर लिखा। कैलिबन सिंबलाइजेज द नेटिव ऑफ कॉलोनाइज्ड लैंड, जैसे कैलिबन है ना, कैलिबन को समझ लिए जैसे वी आर इंडियंस, है ना, और हम लोगों की जमीन पे प्रोस्पेरो आता है और हमको अपना गुलाम बना देता है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे अंग्रेज आते हैं इंडिया में और हमें गुलाम बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। उसके बाद में जैसे प्रोस्पेरो ने सिखाई क्या, अपनी लैंग्वेज किसको, कैलिबन को, अपना रिलीजन किसको, कैलिबन को, बिल्कुल उसी प्रकार से इंग्लिश लोग यहाँ आके मिशनरियों के द्वारा क्रिश्चियनिटी का प्रयास कर रहे हैं ना, प्रचार करने का प्रयास करने लग रहे हैं। साथ ही साथ वो अपनी लैंग्वेज हमें सिखाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कंपेरिजन देखेंगे तो कॉलोनियलिज्म क्लियर झलकता है। अब ऐसी इसी प्रकार का एक और फेमस वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो। ये डैनियल डिफो के द्वारा लिखा हुआ एक नॉवेल की कैटेगरी में आता है ना, सम सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल है ना, नैरेटिव। तो इसमें क्या होता है, जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो एक व्यक्ति होता है फ्राइडे नाम का, है ना। उसको ये पकड़ के उसको ये अपनी पूरी लैंग्वेज सिखाता है, अपना रिलीजन सिखाता है, अपने रहने पे ओढ़ने का, बात करने का ढंग सिखाता है, जितने भी तौर तरीके होते हैं वो सब सिखाता है। वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कॉलोनियलिज्म के डोमेन में आ सकता है ना। ओरुनुकु हुआ, एफ्रावेन का, ऐसे बहुत सारे वर्क्स हैं जो कॉलोनियलिज्म के साथ डील करते हैं। और इधर पैसेज टू इंडिया हुआ ई एम फॉस्टर का, है ना। ये कुछ वर्क्स हैं। अब इसकी जो अगली थीम हो सकती है वो इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। देखिए सब, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। इल्यूजन ऐसे कि जो हार्पी होता है ना, जो क्या नाम है उसका, एरियल, एरियल हार्पी बन के
है ना, कहीं ना कहीं जैसे मैजिकल पावर्स के साथ बैंक्वेट बनाता है, बैंक्वेट मतलब एक टेबल पे खाना वाना सब रखा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इल्यूजन है, जैसे ही वो पास आते हैं तो वो सारा कुछ गायब हो जाता है, और फिर हार्वी उनसे कन्फेस करवाता है कि तुमने तुम्हारे पास्ट में कोई क्राइम किया है ना। तो ये यहाँ देखी जा सकती है इल्यूजन और रियलिटी की थीम। मैं कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट्स ढूंढ रहा हूँ इन थीम्स के द्वारा जो इन थीम्स के साथ वर्क में कनेक्ट करें, है ना, ड्रामा में कनेक्ट करें। अगली जो थीम इसकी हो सकती है वो मैजिक आर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ये भी एक थीम है। मैजिक आपको पता ही है प्रोस्पेरोस में करता है। आर्ट क्या हो सकता है, आर्ट को कहीं ना कहीं इससे एसोसिएट करके जाता है, देखा जाता है डायरेक्ट शेक्सपियर के साथ, है ना। जो शेक्सपियर का आर्ट ऑफ राइटिंग थी वो उसके लिए अ काइंड ऑफ मैजिक थी, है ना। इसी प्रकार से देखिए, मैजिक इन द टेम्पेस्ट इज सिंबॉलिक ऑफ आर्ट, है ना, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, है। प्रोस्पेरोस मैजिक रिप्रेजेंट शेक्सपियर्स आर्ट ऑफ थिएटर, ठीक है। He stages he stages scenes, controls characters, even ends the play by dismissing the audience, है ना। अंत में जब प्ले खत्म होता है तो प्रेस्पोरो जो है वो स्टेज पे आता है और कहता है कि अब मुझे आज मतलब क्या बोलते हैं, अनुमति दीजिए कि अब मैं ये स्टेज छोड़ूं, बस ऐसा कुछ है ना। थीम, है ना। इसमें जो अगली थीम हो सकती है वो है आपकी फ्रीडम एंड सर्विट्यूड। फ्रीडम कैसे, एरियल जो था वो गुलाम था प्रोस्पेरो का, अंत में जब प्रोस्पेरो उसको आजाद कर देता है तो यहाँ फ्रीडम की थीम देखी जाती है। वहीं सर्विट्यूड के लिए अगर हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं कैलिबन से कनेक्ट करता है ना। कैलिबन कैसे प्रोस्पेरो की सेवा करता है ना। एरियल लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम फ्रॉम प्रोस्पेरो's सर्विस, कैलिबन resent his enslavement and craves autonomy, है ना। ये अब नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर, कैलिबन जो पहले कह सकते हैं उसके जीवन के शुरुआती दिनों में अपने नेचर के अनुसार जीता था, है ना, उसकी जो भी नेसेसिटी नीड्स हुआ करती थी वो अपने साथ सारा कुछ करता था। वहीं नर्चर में यदि देखा जाए तो वो अब कमांडमेंट्स पे काम कर रहा है प्रोस्पेरो की, वो उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं रही, अच्छा ही रोक दिया, है ना। कैलिबन एम्बडीज द डिबेट बिटवीन इननेट नेचर एंड सिविलाइज्ड नेचर, है ना। इननेट नेचर, यदि मैं कह सकते हो इलिटरेट हूं तो हूं, और वहीं सिविलाइज नेचर जबरदस्ती से उसको सिविलाइज करने का प्रयास किया रहा है, जबकि वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो नहीं चाह रहा कि मेरे को नहीं सीखना है। डिस्पाइट प्रोस्पेरोस अटेम्प्ट टू एजुकेट हिम, कैलिमन रिमेन्स वाइल्ड, चैलेंजिंग द आइडिया दैट कल्चर कैन फुली इरेज नेचुरल इंस्टिंक्ट। ये इस आइडिया को चैलेंज करता है कि जो जो कल्चर कहीं ना कहीं होते हैं वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को मिटा देते हैं। चैलेंज कर रहा है इस आइडिया को, इस थॉट को, ये लोग, है ना, ये थीम। अब इसमें और देखें तो लव एंड मैरिज एज रिकॉन्सिलिएशन, है ना। लव है फर्डिनांड और आपकी मिरांडा के बीच में, और बाद में शादी हो जाती है और ये रिकॉन्सिलिएशन हो जाता है दो स्टेट्स का, ये मिलान और नेपल्स का, है ना। आपको यदि डीप डाउन होकर अगर थोड़ा इसको रीड करना हो तो आप पॉज करके पढ़ लेना, है ना। बाद बाकी आपको मेनली याद, आपसे ये नहीं पूछेगा ये किस प्रकार से थीम इनकॉर्पोरेटेड है, वर्क में इसका एग्जांपल दीजिए, बिकॉज वो रिटर्न नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप है। वो आपसे जहाँ से आप पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी थीम नहीं है, चार ऑप्शन दे देगा जो मैंने दिए, इनमें से कोई तीन होंगे एक नहीं होगा, तो ऐसे करके क्वेश्चन बना सकता है। अब कुछ फेमस लाइंस जो टेम्पेस्ट में देखी जाती हैं, है ना, जो ऑफन पूछी गई हैं कई एग्जाम्स में, तो उस नज़र से मैंने इनको कहीं ना कहीं उठाया हुआ है, तो देखिए, है ना। हेल इज एम्पटी, ऑल द डेविल्स आर हेयर, ये एक्ट वन के सीन टू में दी गई है। एरियल बोलता है ये उन लोगों के लिए जिनका शिपरेक कराया था एरियल ने, है ना। वो कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करता है केओस ऑफ स्टॉर्म, है ना, ऑफन कोटेड अबाउट evil इन द वर्ल्ड, है ना। कई बार क्या होता है, जो बुराइयां कुरीतियां, जो बुरे लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये लाइन्स को रिप्रेजेंट करती है ना। अगला कोटेशन यदि आप देखें तो देयर इज नथिंग इल कैन एवर ड्वेल इन सच अ टेम्पल, है ना। ये लाइन है, इसको मिरांडा बोलती है एक्ट वन सीन टू में, इसको देखने के बाद में फर्डिनांड की गुडनेस और ब्यूटी को देखने के बाद, है ना? फर्डिनांड की ब्यूटी और गुडनेस को देखने के बाद वो बोलती है देयर इज नथिंग इल कैन ड्वेल इन सच अ टेम्पल, है ना। कहीं ना कहीं उसको टेम्पल से कंपेयर कर दी है। आपको याद रखना है, वो आपसे पूछ सकता है ये लाइन कौन से एक्ट में लिखी गई है।
है ना, तो आपको बताना पड़ जाएगा। ये वो जरूरी लाइन है जो पूछी गई है ना, लाइन्स तो बहुत सारी हैं पर ये इंपॉर्टेंट है मेरी नजर से, शायद मुझे लगता है इसमें से कोई आ जाए। माइजरी acquaints a man with strange bedfellows, कि गरीबी के दिनों में कमजोरी के दिनों में लोगों को बेड भी शेयर करने पड़ जाते हैं जिनके साथ वो शेयर भी नहीं करना चाहते, कहने का तात्पर्य वो। देखो ये एक्ट 2 सीन 2 का है, ट्रिंकुलो ने इस लाइन को बोला है ना, ये जेस्टर है ना, कहीं ना कहीं जोकर है। A comic line is still used as a proverb to mean hard times bring unluckily companions, है ना, कि बुरे दिनों में जो तुम्हारे लिए सूटेबल कंपेनियन नहीं है वो भी कई बार आपके साथ होते हैं, जबकि आप चाहते हैं कि वो आपकी कंपनी में रहें। अब एक्ट 3 की बात करें तो एक्ट 3 की फेमस कोटेशन है, दिस थिंग ऑफ डार्कनेस आई एक्नॉलेज माइंड। ये एक्ट 3 सीन 2 की बात है, इसको प्रॉस्पेरो ने कहा है, ठीक है। प्रॉस्पेरो टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैलिवन, ये जो लाइन है ना, दिस थिंग ऑफ डार्कनेस मतलब ये जो चीज है डार्कनेस की, अंधेरे की, आई एक्नॉलेज माइंड मतलब इसको मैं अपना समझता हूँ। कुल मिला के जो अनसिविलाइज्ड पीपल हैं उनको अंग्रेज अपना समझ के जबरदस्ती से सिविलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई हमें तुम्हारी लैंग्वेज नहीं सीखना है, हमें तुम्हारा रिलीजन नहीं सीखना है। बिल्कुल इसी प्रकार से ये कैलिवन के लिए बोल रहा है कि दिस थिंग ऑफ डार्कनेस आई एक्नॉलेज ना, ये भले ही डार्कनेस है, भले ही ये शिक्षित नहीं है, इलिटरेट है, पर फिर भी मैं इसको अपना समझता हूँ क्योंकि ये मेरा आइलैंड है ना। कौन? कैलिवन। कैलिवन की ऑफन डिस्कस्ड इन अ पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग्स, ये लाइन कई बार पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग्स में देखी जाती है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बता दिया है कि पोस्ट कॉलोनियल क्या होता है, ठीक है। अगला जो देखें तो आई विल किस दाई फूड आई विल स्वेयर माई सेल्फ दाई सब्जेक्ट, है ना, कि मैं उसकी सेवा में हूँ, मैं उसका फूड किस करूंगा, है ना, और वो मेरा मालिक है। कौन? प्रोस्पेरो है। ये एक्ट 3 की लाइन है सीन 2 की, कैलिवन ने इसको बोला है। सोस कैलिवंस डेस्परेशन एंड आयरनी ऑफ सर्विट्यूड, है ना। एक्ट 3 तक की कोटेशन हमने उठा के देख लिए जो जरूरी है। अब एक्ट 4 में देखिए आप, है ना, देख आर rebels now are ended. These are actors, as I foretold you, were all spirits and are melted into air, into thin air. ये एक्ट 4 सीन 1 का सीन है, प्रॉस्पेरो ने इसको बोला है। ये फेमस रिफ्लेक्शन करती है फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ एंड आर्ट, है ना, जो कहते हैं ना कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, चीजों को जाना है, तो ये उस पर कहीं ना कहीं संकेत करती है, ठीक है। याद रखना ये जो लाइन है ना, लाइन पर गौर करके रखना। मे भी वो आपसे पूछ ले ये लाइन किसने बोली है ना, और या फिर ये पूछ ले ये लाइन किस एक्ट में, है ना, और या हो सकता है सीधी लाइन दे दे और पूछे ये किस प्ले में, शेक्सपियर के में, तो ऐसा कई बार हो जाता है, तो आप इस पर नजर रखना। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, हम कुछ इस प्रकार के स्टफ हैं जो कि सपनों से बने होते हैं। आर लाइफ आर लिटिल लाइफ इज राउंड विद अ स्लीप, है ना, कि हमारा जो जीवन है वो एक नींद के समान है, हम मरते हैं, एक नींद लेते हैं, है ना, फिर कहीं और जन्म हो जाता है, कुछ इस प्रकार की फिलोसफी काइंड ऑफ थिंग है। एक्ट 4 सीन 1 में प्रोस्पेरो कहता है, परहैप्स द मोस्ट कोटेड लाइन फ्रॉम द प्ले एक्सप्रेसेस लाइफ्स ट्रांजिएंस, कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कब इंसान आए कब चला जाए, है ना, ऐसा कुछ है। अब एक्ट 5 की बात हम कल ले रहे हैं। The rarer action, the rarer action is in virtue than in vengeance, कि जो मतलब जो रेयर एक्शन देखा जाता है वो वर्च्यू में देखा जाता है, जो कहते हैं बदला लेने की तुलना, है ना। एक्ट 5 का सीन 1 है, प्रोस्पेरो ने बोला है, ये की लाइन है फॉरगिवनेस और मर्सी के ऊपर, है ना। अगला जो हो सकता है, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट, ये लाइन मिरांडा बोलती है फर्डिनेंड को पहली बार जब देखती है तब, है ना। एल्डस हक्सले ने इसको उठा के नोवेल लिख दिया इसी नाम से, है ना। अगला हो सकता है, लेट योर इंटेलिजेंस सेट मी फ्री, ये आखिरी लाइन है, एपिलॉग होता है, एंड ऑफ ड्रामा में जो स्पीच दी जाती है वो, वहां पर प्रोस्पेरो इस बात को बोलता है कि अब मुझे कहते हैं स्वतंत्र कीजिए, है ना। Prospero's final words often reads as Shakespeare's farewell to stay, कहीं ना कहीं ये जो लाइन है लेट योर इंटेलिजेंस सेट मी फ्री, ये प्रोजेक्ट करती है शेक्सपियर की विल को कि वो अब किस प्रकार से छोड़ना चाहते थे, है ना, किसको छोड़ना चाहते थे,
वे छोड़ना चाहते थे स्टील को। तो मैं समझता हूँ टेम्पेस्ट कंप्लीट हो चुका है। हम अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में, अगले कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरव शर्मा आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। If you found my videos useful for you, kindly like and share my videos and do subscribe the channel. Thank you very much.